Hello students. Selected numericals from electromagnetic induction. आज के वीडियो लेक्चर का कंटेंट यही रहने वाला है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जो अलग अलग इक्वेशंस हैं, जो फार्मूला है, सारा का सारा रिवीजन करने का आपको मौका मिलेगा। सारे कॉन्सेप्ट्स को एक अलग लेवल की क्लैरिटी मिल पाएगी आपके, और इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना किसी देर किए हुए Welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So, हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है, the first question, it reads a flux of 1 milliweber. हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, तो वो देखिए हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो है 1 milliweber. पासेस थ्रू अ स्ट्रिप हैविंग एन एरिया हमें दिया हुआ है 0.02 स्क्वायर मीटर. द प्लेन ऑफ द स्ट्रिप इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. देन द वैल्यू ऑफ B इज व्हाट, और एंगल हमें 60 डिग्री बताया गया है. तो इस क्वेश्चन को देखने के साथ ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स के डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर में बेस्ड है. इसमें जो ट्रिकी पार्ट है वो है 60 डिग्री. क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके पीछे एक कारण है, और कारण क्या है आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज BA cos थीटा. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये थीटा क्या है. थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के ऊपर में परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पे जो 60 डिग्री दिया हुआ है वो स्ट्रिप के साथ B वेक्टर का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एंगल है, वो आपका थीटा नहीं है. एक डायग्राम से इसको समझिए. तो लेट अस से ये हमारा वो स्ट्रिप है जिसका एरिया हमें दिया हुआ है, और इस स्ट्रिप के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो 60 डिग्री है. लेट अस से ये हमने स्ट्रिप के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ किया, उसके साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है. इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसका जो एरिया वेक्टर, यानी कि इस स्ट्रिप के ऊपर जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करेंगे एरिया वेक्टर, उसके साथ B का जो एंगल है वो 90 - 60 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा. कहने का मतलब हमारा थीटा जो है वो 30 डिग्री है. अब इस क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल नहीं बचा हुआ है. अब यहाँ पे आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है. मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स BA cos थीटा. चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है 1 milliweber यानी कि 10⁻³ इन SI. B की वैल्यू हमें पता करनी है, एरिया हमें SI में ही दिया है 0.02 इंटू cos थीटा इज cos 30 डिग्री. इसको अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा B इक्वल्स 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.02 और cos 30 डिग्री इज √3/2. एंड वंस वी सॉल्व इट वी विल गेट 0.05776 टेस्ला. और अगर हम लोग अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं तो अपना ऑप्शन B जो है वो बहुत क्लोज है, विच है 0.058 टेस्ला. यानी कि हमारा जो ऑप्शन B है वो करेक्ट आंसर निकल के यहाँ पे आ रहा है. सो दैट विल बी द आंसर. सो ये बेसिक डेफिनेशन जो है BA cos थीटा फ्लक्स का वो समझने में
और यहाँ पे जो सबसे वाइटल कॉन्सेप्ट है वो है 30 डिग्री का। और उम्मीद करते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is question number 2 which reads the number of turns in a solenoid is 500। तो हमारे पास एक सोलेनॉइड है और उस सोलेनॉइड के बारे में ये बताया गया है कि उसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n वो 500 है। और ये भी बताया गया है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड इज़ 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता है 2 × 10⁻³ स्क्वायर मीटर। इफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन पासिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू है हमारे लिए 2 एम्पियर। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है B उसकी वैल्यू 5 × 10⁻³ टेस्ला है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड विद इट इन वेवर विल बी। और हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही आपके दिमाग में 2 कॉन्सेप्ट आएगा, है कि नहीं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है μ0 Ni, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो तो हमें यहाँ पे दे दिया B = इतना। अगेन हमारे लिए वही फॉर्मूला है BA cos थीटा, ये हमारा फ्लक्स होता है। स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर एक टर्न से, 1 टर्न से, सिंगल टर्न से फ्लक्स की वैल्यू 10 है, तो अगर ऐसे 10 टर्न्स हो जाएंगे तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू 10 × 10 मतलब 100 हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि हमारा जो फ्लक्स होगा 1 टर्न से वो कितना होगा। लेट्स स्टार्ट राइटिंग फ्लक्स थ्रू 1 टर्न ऑफ सोलेनॉइड। तो हमें ये पता है कि वैल्यू जो फ्लक्स की है वो है BA cos थीटा। B की वैल्यू हो गई 5 × 10⁻³ एरिया है 2 × 10⁻³ और cos थीटा का जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये हमारा एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के अंदर किसी एक टर्न की मैं बात कर रहा हूँ, लेट अस से ये मेरा वो एक टर्न है। अभी अगर मैं बात करूँ सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और अगर मैं इस कंसिडर्ड लूप के टर्न के एरिया वेक्टर की बात करता हूँ, तो वो एरिया वेक्टर भी एक्सिस के पैरेलल ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों एक्सिस के अलोंग हैं, इसीलिए हमारा ये जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो आई एम गोइंग टू गेट 10 × 10⁻⁻6 विच इज़ 10⁻⁻5 वेबर। तो ये तो बात हो गई 1 टर्न से, हमें बात करनी है टोटल 500 टर्न से। तो हम लोग बोलेंगे नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 500 × 10⁻⁻5 वेबर, which is going to be 5 × 10⁻³ वेबर। तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है। अब अगर हम लोग अपना ऑप्शंस ज़रा चेक करें तो व्हाट वी हैव, पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए वो डिट्टो मैच कर रहा है 5 × 10⁻³ वेबर। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है, ये हमें बताता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं किसी क्वेश्चन में ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो सिंगल टर्न की वजह से जितना फ्लक्स आएगा उस फ्लक्स को आप n से टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल फ्लक्स
मिल जाएगा। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं वो है व्हेन अ मैग्नेट इज बीइंग मूव्ड टुवर्ड्स अ कॉइल द इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, द मोशन ऑफ द मैग्नेट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। हम लोग एक एक करके हर एक ऑप्शन की चर्चा करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है और किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। इमेजिन करते हैं कि हमारे पास यहाँ एक सर्कुलर लूप है और यहाँ पे एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल है। हम जानते हैं कि जब ये मैग्नेट मूव करेगा, कॉइल की तरफ आएगा, तो इस कॉइल के अंदर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और हम जानते हैं कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा। तो इनमें से जो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है वो बी पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब हमारा जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एम कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो दूसरा हमारा लूप के एरिया पे डिपेंड करेगा और साथ ही साथ ये जो मूव कर रहा है इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है उसके हिसाब से ये फ्लक्स चेंज होगा। वेलोसिटी टाइम को बताएगा कि कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, कितना फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे भी डिपेंड करेगा और साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि टोटल फ्लक्स जो है, अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था वहां पे भी हमने सीखा था कि जो टोटल फ्लक्स है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। तो अब क्या बच गया? बस एक ऑप्शन डी बच रहा है हमारे पास और ऑप्शन डी क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। यस, यहां पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, यहां पे हम बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो यहां पे हमारा जो रेसिस्टेंस है ये किसी काम का नहीं है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे इस रेसिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करने वाला है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल आर। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था, ये आपके कॉन्सेप्ट को शार्पन करने में बहुत हेल्प कर सकता है। और यहाँ पे हम सीखते हैं कि हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी कॉइल का किन बातों पे डिपेंड करता है, किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with an angular acceleration alpha. At the center of the orbit is kept a conducting loop of radius small r. Small r is much lesser than capital R. The EMF induced in the smaller loop due to the motion of the electron is. ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको जरा समझते हैं डायग्रामेटिकली कि ये क्या हो रहा है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि कैपिटल R रेडियस के एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और वो रिवॉल्व कर रहा है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है और इसके सेंटर पे यहाँ पे स्मॉल r रेडियस का एक लूप रखा हुआ है और हमसे पूछा गया है कि इस लूप का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप वो कितना होगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन माना जाएगा, इसमें क्या क्या बातें इन्वॉल्व है और ये हमसे बेसिकली पूछना क्या चाह रहा है। तो मैकेनिज्म को पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा।
सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसके साथ एक ऑर्बिटल करंट आता है। ऑर्बिटल करंट की वजह से यहाँ पे एक फ्लक्स आएगा। अब अगर ये ऑर्बिटल करंट चेंज होगा, चेंजिंग नेचर का होगा, टाइम के साथ बदलने वाला होगा, इन दैट केस हमारा जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स थ्रू दिस लूप आएगा, वो भी टाइम के साथ चेंज होगा और उसी का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। तो चलिए सारी बातें हो गई, अब हम स्टार्ट करें कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले तो हमें ऑर्बिटल करंट बोलना पड़ेगा। तो लेट अस से हमारे ऑर्बिटल करंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। ये वैल्यू होती है चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर ये आपको पता है तब तो वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेगमेंट में जाइए और वहां लिखिए कि सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज ऑर्बिटल करंट एंड व्हाई इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। मैं आपको पूरा डेरिवेशन बताऊंगा एक वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्बिटल करंट की बात करते हैं। ऑर्बिटल करंट होता है चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाई 2 पाई। चार्ज तो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई ले लेते हैं और फ्रीक्वेंसी है ओमेगा ओवर 2 पाई। चलिए ओमेगा के बारे में बात कर लेते हैं, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हम कहेंगे, हमें पता है कि डी ओमेगा बाई डी टी जो है वो अल्फा है, और अगर इसी वजह से हम इनिशियल ओमेगा को जीरो पकड़ते हैं, इनिशियल ओमेगा को जीरो पकड़ते हैं तो किसी भी जनरल गिवन टाइम पे ओमेगा का जो वैल्यू है वो अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि अल्फा टी हो जाएगा। बस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। आप जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और अगर u जीरो होता है तो v इक्वल टू ए टी हो जाता है। वही बात मैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के लिए कह रहा हूँ कि अगर मैं ये मान लेता हूँ कि t इक्वल टू जीरो पे इनिशियल टाइम पे ओमेगा जीरो था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, तो किसी भी नेक्स्ट टाइम t पे उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अल्फा इंटू टी हो जाएगा। अब अगर मैं ये बात जानता हूं तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो ऑर्बिटल करंट I है वो हो जाएगा E ओमेगा के जगह मैं अल्फा टी बाई 2 पाई यहाँ रख रहा हूं। और अब मुझे बात करना है कि इस करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आएगा। तो हम जानते हैं कि सेंटर पे अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 रेडियस। ये फॉर्मूला है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखिए कि सर प्लीज एक्सप्लेन दिस। मैं आपको इसका पूरा डेरिवेशन सहित इसका फुल एक्सप्लेनेशन बना करके एक वीडियो में दूंगा। लेकिन फिलहाल आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है म्यू नॉट I बाई 2R। I का वैल्यू यहाँ पे है मेरे साथ, तो I का वैल्यू उठाइए यहाँ पे और इसमें डाल दीजिए। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हमारा B हो जाएगा म्यू नॉट E अल्फा टी बाई 2 पाई, और 2R ऑलरेडी था तो ये इंटू 2R, ये हमारा B का वैल्यू हो गया। अब अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल सर्कुलर लूप, कितना हो जाएगा फ्लक्स, तो हम जानते हैं कि फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। एक बात का ध्यान रखना है, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड का जो ये वैल्यू है वो सिर्फ सेंटर के लिए ट्रू है। अलग पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये नहीं होगा, इस पॉइंट पे ये नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं और ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्वेश्चन में एक कंडीशन हमें बताया गया था। क्वेश्चन का कंडीशन था कि
इसका जो स्मॉल आर है, छोटे वाले लूप का जो रेडियस स्मॉल आर है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू कैपिटल आर। और अगर हम इस चीज को यूज कर लें तो हम कह सकते हैं कि सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेंटर के आसपास ही होंगे और उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वही वाले उठा के हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो ये हो गया मेरे पास, बी के जगह मैं लिख रहा हूँ म्यू नॉट ई अल्फा टी बाई 2 जा 4 पाई आर। एरिया की बात करें तो हमारा जो छोटा वाला सर्कुलर लूप है उसका एरिया पाई और इसका रेडियस स्मॉल आर है, दैट्स वाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर कॉस थीटा जो है कॉस 0 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलेट कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और अगर हम लोग अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करते हैं तो हम जानते हैं कि सेंटर के पास एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और हमारा जो स्मॉल आर रेडियस वाला सर्कुलर लूप है उसका भी एरिया वेक्टर क्रॉस डायरेक्शन में माना जा सकता है। इस वजह से हमारा कॉस थीटा कॉस 0 1 हो जाएगा और ये हमारे फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से आप पाई से पाई को कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर मैं अब ईएमएफ की बात करता हूँ तो ईएमएफ क्या हो जाता है, डी फाई बाई डी टी। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो बस एक ही टाइम वाला टर्म टी है, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा और बाद बाकी जो है वो कांस्टेंट है, वो वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ आई कैन राइट म्यू नॉट ई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर बाई 4 टाइम्स कैपिटल आर। ये वैल्यू हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द कॉइल की हो जाएगी। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हमारा ऑप्शन क्या है, तो वी आर गेटिंग म्यू नॉट ई आर स्क्वायर अल्फा बाई 4 आर। इट इज़ लाइक ऑप्शन बी इटसेल्फ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपने ये सीखा कि किसी भी जनरल गिवन सिचुएशन में अगर आपको फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारा डिस्कशन करना है तो बस आउट ऑफ सिचुएशन जा करके आप सिचुएशन को यूज करके, मैकेनिज्म को यूज करके प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सीखा है आपने यहाँ पे। और साथ ही साथ इस बात पे भी ध्यान दीजिए, और वाइटल करंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अप्लाई हुआ है। साथ ही साथ हमने करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, सेंटर पे एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, फ्लक्स का है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं और ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आपके लिए था। तो ध्यान से एक बार खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट रीड्स अ फील्ड ऑफ 5 into 10 raised to the power 4 divided by pi। तो फील्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या है कि फील्ड इज 5 into 10 raised to the power 4 divided by pi एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ये फील्ड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, इसको हमें थोड़ा ध्यान से लेना होगा क्योंकि ये यूनिट थोड़ा सा अलग है। तो इसको भी मैं कोई सिंबल नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, चेक लेटर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिस एक्ट्स एट राइट एंगल टू द कॉइल। तो जो एंगल थीटा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का, वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि कॉइल का जो प्लेन है, अगर उस प्लेन के साथ एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है तो थीटा जो है वो कैसे निकालना होता है। आप जानते हैं जो हमारे लूप का, जो हमारे कॉइल का प्लेन होगा उसका एरिया वेक्टर उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर भी प्लेन पे परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन पे परपेंडिकुलर। कहने का मतलब थीटा जो है वो हमें 0 डिग्री दिया हुआ है। और ये भी बताया गया है कि हमारा जो कॉइल है उसमें 50 टर्न्स हैं टोटल, यानी कि n इक्वल टू हमें 50 बताया हुआ है। और साथ ही साथ हमें एरिया के बारे में भी बताया हुआ है कि हमारा एरिया जो है वो 10 raised to the power -2 मीटर स्क्वायर है।
और बोल रहा है कि द कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन 0.1 सेकेंड, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज, यानी कि डेल्टा टी जितने टाइम पे ये बाहर जाता है ये 0.1 सेकेंड है। और हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पूछा गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते के साथ ही आपका ध्यान इस यूनिक से दिखने वाले यूनिट पे जाएगा। अभी आपको पता करना है कि ये किसका यूनिट है। मैं आपको थोड़ा सा लीड करूंगा इसके तरफ। आपको पता है एक क्वांटिटी H होती है, एक वेक्टर H हमने डिफाइन किया हुआ है मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में। इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये जो होता है वो होता है B/μ0। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इस यूनिट को समझने के लिए हम लोग सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड के केस में हमारा B हो जाता है μ0Ni डिवाइडेड बाई μ0 करेंगे, μ0 से μ0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलेनॉइड और करंट। तो H का यूनिट क्या हो जाएगा, टर्न्स पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो टर्न्स पर मीटर, और I का एम्पियर, यानी कि स्पष्ट है यहाँ से कि ये यूनिट H का है। H का यूनिट है तो हम B निकाल सकते हैं। B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा μ0H। कहने का मतलब है कि यहाँ से हमारे पास आ रहा है μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, H का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई पाई। पाई से पाई को कैंसिल करते हैं, 5 4 जा 20 आ रहा है, और यहाँ पे 10⁻⁴, 10⁻⁻⁷, कहने का मतलब 10⁻⁻3, यानी कि इट इज़ 2 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि 0.02 टेस्ला। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। हम फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। जब ये फील्ड के अंदर था तो एक फ्लक्स था इसके साथ एसोसिएटेड, वो फ्लक्स कितना हो जाएगा इनिशियली, तो इनिशियल टोटल फ्लक्स देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हमें क्वेश्चन में 50 बताया है, तो 50 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.02 टेस्ला, तो 0.02, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻², कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री। इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो वी आर गेटिंग 0.01 वेबर। हम ये भी जानते हैं कि हमारा फाइनल फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0.1 सेकेंड के बाद हम अपने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लेते हैं, और एक बार हमारा कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया तो उसके बाद उस कॉइल से होकर के कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा नहीं, और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा नहीं तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स सर्टेनली 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा फाइनल फ्लक्स जो है वो 0 है। अब हम लोग ईएमएफ निकालने के हालत में हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ इज माइनस चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन फ्लक्स इज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय टाइम दिया है 0.1 सेकेंड, माइनस फाइनल फ्लक्स 0, इनिशियल फ्लक्स 0.02 और 0.01 वेबर, दैट वाज द फाइनल फ्लक्स, divided by time is 0.1. so we are getting from here 0.001 वोल्ट, या इसको मैं 1 मिली वोल्ट भी कह सकता हूँ। सो 1 मिली वोल्ट इज़ द आंसर। और अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को मैच करना चाहें तो वी कैन सी दैट ऑप्शन 1 हैज़ द सेम आंसर 0.1 वोल्ट। सो वी कैन स्टेट दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे आपको H का क्या रोल है, H का क्या यूनिट है। जनरली हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते, इतना ज़्यादा यूज नहीं आता न्यूमेरिकल में, बट नेवर फॉरगेट कि कभी भी हम लोग उस चीज़ को ला सकते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। अगर इस सवाल में डायरेक्टली हम आपको B का वैल्यू दे दें तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बहुत बच्चा सा सवाल है। लेकिन एक छोटा सा चेंज किया, B नहीं दे करके H दे दिया हमने आपको,
आप परेशान हो जाएंगे अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो भी बोलता है अ फील्ड ऑफ दैट मच। तो आपके दिमाग में डायरेक्टली आएगा कि नहीं भाई ये तो बी के बारे में बात कर रहा है, नहीं भाई यूनिट भी तो देखो, यूनिट क्या बोल रहा है, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। टेस्ला नहीं बोल रहा है, या टेस्ला से जुड़ा हुआ कुछ और नहीं बोल रहा है, पता लगाओ ये किस चीज का यूनिट है, तब क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तुम क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ो। क्वेश्चन जितना क्लियर होगा दिमाग में, सॉल्यूशन भी उतना आराम से आएगा। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने 5 सेलेक्टेड न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, मैं वीडियोस को पार्ट्स में लाना चाहता हूं। मैं बहुत ही जल्दी आपके रिस्पांस को देखते हुए इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे सेम टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक के ऊपर। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाने में अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील करते, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेक्चर भी होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए, थ्योरेटिकल वीडियो चाहिए। अदरवाइज हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो रेगुलर बेसिस पे करने वाले हैं। और जहाँ तक आपको कोई भी डाउट है, आपका अपना कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर और बस पढ़ते रहिए।